दोस्तों, क्या आप जानते हैं संजय राउत मुंबई के अंदर किस तरह से व्यवस्था चला रहे हैं, किस तरीके से उनकी गुंडागर्दी चल रही है। क्या गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं कि किस तरीके से एक महिला को उत्पीड़न पहुंचाते हैं, है ना। यही संजय राउत एक महिला को प्रताड़ित करते हैं जो कि लीलावती हॉस्पिटल में कार्यरत है। डॉक्टर स्वप्न जिनको ये प्रताड़ित कर रहे हैं, जिनके पीछे पुलिस को लगा दिया है, एक ही थाने की पुलिस नहीं, इन्होंने हर थाने की पुलिस को इनके पीछे लगा दिया, इनके पति को खरीद लिया, इनके रिश्तेदारों को खरीदना चालू कर लिया और एक महिला के पीछे इन्होंने गलत हथकंडे अपनाने चालू किए। लोगों को लोगों को खरीद के भाड़े के टट्टुओं को इनके पीछे लगा दिया, इनका पीछा कर रहे हैं, इनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, इनको व्हाट्सएप पे अश्लील मैसेजेस किए जाते हैं, अश्लील कॉल किए जाते हैं। इतना गंभीर आरोप लगाया गया है किसके ऊपर? संजय राउत के ऊपर, जिनका तो महिलाओं के प्रति सम्मान करने का तरीका हम सब देख चुके हैं, इनके मुख से सुन चुके हैं कि कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं और महिलाओं को हरामखोर का दर्जा देते हैं। तो ये जो संजय राउत है, ये बुरी तरह से फंस चुके हैं। महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है जिसके अंदर इन्होंने पूरा बताया कि किस तरीके से इनको प्रताड़ित किया गया। ये संजय राउत, इन्होंने उद्धव ठाकरे को जिक्र किया, अनिल देशमुख को जिक्र किया और बहुत से अधिकारियों को जिक्र किया, जिनको जिक्र करने के बाद इनको और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। इन्हें प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट में फंसाने की धमकी दी गई। तो इन्होंने जब पुलिस से कहा कि आप मुझे लिखित में भेजिए कि मैं ऐसा कोई प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलाती हूं, तब जाके पुलिस वालों ने परेशान करना बंद किया। गंभीर है दोस्तों कि पुलिस प्रशासन कैसे संजय राउत के दम पे, कैसे संजय राउत की शय में गलत चीजें कर रही है। यह एक बहुत ही गंभीर आरोप है। यह महिला कहती है मेरी जान को भी खतरा है, मुझे भी मार दिया जाएगा। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया, यह बहुत दुखद है। 2015 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप इस चीज को समझो, उस टाइम पे बीजेपी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, बीजेपी महाराष्ट्र की, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ तब विषय उठाते हैं, तब बोलते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाए, और सुशांत की मृत्यु के बाद तो ये आज तक चुप हो जाते हैं। बोलते हैं, इनकी सेटिंग हो जाती है, उसके बाद चुप हो जाते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर ये आरोप लगाती हैं। क्या ये सारी चीजें देवेंद्र फडणवीस तब करेंगे जब भैया कोई मर जाएगा? जीवित रहतों के लिए इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। या आप तभी भैया इस पर विषय उठाओगे जैसे मनसुख हिरेन के केस में देवेंद्र फडणवीस बहुत बोले, तो क्या इस महिला के लिए नहीं बोलेंगे? क्या इस महिला के लिए, इंसाफ के लिए नहीं लड़ेंगे कि किस तरीके से संजय राउत एक महिला के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं? कारण क्या है? सबके मन में यही सवाल है अब कि संजय राउत एक महिला के पीछे इतनी बुरी तरह से क्यों पड़े हुए हैं। देखो, समझ में आता है। महिला का कहना है कि इनके पीछे पड़े हुए थे और इनको बोलते हैं महिला को कांटेक्ट करके कि तुम्हारे पति की ये देखो कॉल रिकॉर्डिंग है, इसके अंदर पता लगता है कि तुम्हारा पति किसी महिला के साथ संपर्क करता है, बातें करता है ना, तो तुम इसके खिलाफ बोलो और काम करो। तो यहां पे गंभीर है। क्या संजय राउत महिला से किसी तरह का फेवर चाह रहे थे, उनको ये बता के कि तुम्हारा पति गलत काम कर रहा है तो तुम भी अब गलत चीजें करो, और किसके साथ करो? संजय राउत के साथ करो। तो संजय राउत के ऊपर ये जो गंभीर आरोप लगता है, डॉक्टर स्वप्ना जो है, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है हिंदी में, सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है अंग्रेजी में, ये मदद की गुहार लगा रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके ऊपर कुछ कहते हैं, करते हैं, ये देखना रहेगा। बट ये महिला एक पीड़ित है इस संजय राउत के वहशीपन की। ये महिला पीड़ित है इस संजय राउत के दरिंदगी की। संजय राउत की दरिंदगी किसी से छुपी नहीं है, इनके चेहरे से ये उभरती है, इनकी भाषा में वो व्यक्त होती है। जिस तरीके से कंगना रनावत को हरामखोर कहते फिर रहे थे, और ऐसी गाली देने के बाद ये इतने ढीठ है कि आपको यूं बोलते हैं कि इसमें क्या हो गया। हरामखोर का अर्थ होता है नॉटी। तो ये जो नॉटी मिनिस्टर है महाराष्ट्र में, जो आज उद्धव ठाकरे की सरकार के अंदर बैठ के गंदी चीजें कर रहे हैं। सरकार किसी की हो मैं बता दूं, जब भाई बीजेपी की सरकार थी तब भी ये गलत कर रहा था, जब शिवसेना की सरकार है तब भी ये गलत कर रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी हैं, तो इनको लगता है मैं तो मराठी हूं, मुझे अधिकार मिला हुआ है गलत चीजें करने का, महाराष्ट्र तो मेरी जागीर है। तो मराठी जितने भी है ना, उनको इसके विरोध में बोलना चाहिए। ऐसे मराठी आपका नाम खराब कर रहे हैं संजय राउत जैसे लोग, मराठियों का प्राइड जो है, मराठा प्राइड, उसका नाम खराब कर रहे हैं, ये छत्रपति शिवाजी का नाम खराब कर रहे हैं। तो आपको दोस्तों इसके विरोध में बोलना पड़ेगा। संजय राउत जैसे गंदे, गद्दार, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ बोलना पड़ेगा।
नहीं तो क्या होगा, ये गालियां देते रहेंगे ओपनली, ओपनली गंदी बातें करते रहेंगे, ओपनली किसी की मृत्यु होएगी तो कहेंगे भाई ये तो एंटरटेनमेंट है। सुशांत की मृत्यु होगी तो आके कहेंगे झूठ कि सुशांत बाइपोलर था, सुसाइड किया है उसने, वो मानसिक रूप से विकृत था। इनको शर्म नहीं आती है, इनको झूठ बोलने में एक रत्ती डर नहीं लगता है। इनकी पत्नी खुद ईडी के भैया रेडार पे है, जो भ्रष्ट है। इनकी पत्नी भी, आप ये मत सोचना कि अरे परिवार का क्या होगा, पत्नी खुद भ्रष्ट है, पत्नी खुद ईडी के भैया उसमें जा रही है। उसके बाद ये बौखला के अपनी पत्नी के लिए तो देखो कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन दूसरे की पत्नी के साथ, दूसरे की महिला के साथ ही कितने गलत काम करते हैं, कैसे उनके पति को खरीद लेते हैं। यह है खेल पूरा। पैसों के दम पे ये सोचते हैं हर किसी के साथ खेल लेंगे, किसी की इज्जत भावनाओं के साथ खेल लेंगे, और महाराष्ट्र में ऐसे महिलाओं को न्याय मिलेगा। उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे ये क्या करता है, आप ऐसे इंसाफ दिलाओगे महिलाओं के साथ? ऐसे होगा? ये आदित्य ठाकरे जिसके ऊपर तो बीजेपी के नारायण राणे, महाराष्ट्र के पूर्व चीफ मिनिस्टर, ये कह रहे हैं दिशा सल्यान का मर्डर और जो हत्या की है उसमें आदित्य ठाकरे का हाथ है। बहुत गंभीर है, ये बहुत गंभीर आरोप है। तो इस आदित्य ठाकरे के अगर ऊपर इतना गंभीर आरोप लगता है एक पूर्व मिनिस्टर के द्वारा, चीफ मिनिस्टर के द्वारा, तो इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे खड़े होकर दशहरा के मैदान पे ये कह देते हैं कि आदित्य ठाकरे क्लीन है, वो एकदम क्लीन है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कुछ नहीं। इन्होंने खुद ने कह दिया आदित्य ठाकरे क्लीन है। बहुत ही दुख की बात है कि दिशा सल्यान के मर्डर के लिए आदित्य ठाकरे के ऊपर कोई जांच ही नहीं बैठाई जाती। उद्धव ठाकरे क्लीन चिट दे देते अपने बेटे को, सिर्फ खुद ही। ये किसने आपको अधिकार दिया? ये इन्वेस्टिगेशन क्लीन चिट पुलिस को देनी चाहिए थी या उद्धव ठाकरे को? ये समझने का विषय। चीफ मिनिस्टर के पद पे रहते हुए इन्हें इनके परिवार पे लगे आरोपों के लिए इन्वेस्टिगेशन बैठानी चाहिए थी, लेकिन ये खुद ही क्लीन चिट दे जाते अपने बेटे को। और न्याय की बात करें तो ये आदित्य ठाकरे डॉक्टर स्वप्न को ब्लॉक कर देते हैं ट्विटर पे। संजय रावत तो करेंगे ही क्योंकि गलत है, लेकिन ये आदित्य ठाकरे भी इंसाफ ऐसे होएगा महाराष्ट्र में, ऐसे होगा मुंबई में। अन्वय नायक के केस में उनकी पत्नी के लिए तो दर्द आ रहा था, लेकिन उनकी पत्नी के जब हमने वीडियो देखे तो उनका फेक जो चेहरा था, उनके फेक जो एलिगेशन थे वो सामने आए, झूठ बोलने का तरीका। तो यहां पे ये क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं? क्या आदित्य ठाकरे इसी तरह से काम करेंगे? क्या इसी तरीके से भैया महिलाओं के साथ पहले अत्याचार होगा, उनके साथ बलात्कार होंगे, उनके साथ भाई उत्पीड़न पहुंचेगा और आदित्य ठाकरे ब्लॉक कर देंगे और सोचेंगे भाई मैं बच गया? नहीं, आप बचोगे नहीं। भारत की जनता जाग चुकी है। आप लोग अगर गलत करोगे तो भारत की जनता आवाज उठाएगी। आपके ऊपर अगर आरोप लगेंगे तो हमारा काम है उसको आवाज उठाना, उसके प्रति आवाज उठाना। सिंपल है। अगर आपके ऊपर आरोप लग रहे तो हम बोलेंगे, बाद में इसके ऊपर बैठना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ना कि उद्धव ठाकरे खुद खड़ा होकर बोल दे मेरा बेटा क्लीन है, हो गया। ये कोई तानाशाही नहीं है। आप सरकार में इसलिए नहीं बैठे हो कि भैया आपने बोल दिया तो हो गया। तो दोस्तों बोलने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि गलत तो ये कर रहे हैं। इनके यहाँ पे धांधलेबाजी, ट्रांसफर रैकेट, वसूली कांड, मर्डर को सुसाइड बोलना, सब सामने आ चुका है। पुलिस वाले मामूली एपीआई डीआईजी के सामने दबंगई दिखाता है, तो सब कॉमन है। आईपीएस अफसर इससे आके मिलता है, एनआईए पकड़ेगी एक एक को और सब के सब जेल में जाएंगे। बट यहाँ पे सवाल ये है, डॉक्टर स्वप्न जो इंसाफ के लिए लड़ रही है, उनके लिए आप आवाज़ बनो। डॉक्टर स्वप्न जैसे लोग कितने हैं जो आज ऐसे पीड़ित हैं, ऐसे एक दरिंदों के द्वारा, लेकिन कोई उनके लिए खड़ा नहीं होता। तो आज हमें खड़ा होना पड़ेगा। जो ऐसे सारियंस हैं जो सुशांत के लिए आवाज़ उठा रहे, आज उन्हें पीड़ित जितने भी लोग हैं उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो मेरे को उम्मीद है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके कि हमें एक पीड़ित व्यक्ति के लिए तो सबसे पहले खड़ा होना बनता है। क्योंकि ये पैसों के डॉन, अंडरवर्ल्ड, इन सब से जुड़ाव रखने वाले गंदे लोग, इनके खिलाफ कौन बोलेगा? आप और मैं मिलके बोलेंगे, जब तक सांसें बोलेंगे। शेयर करो, नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वो बहुत आवश्यक है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। हम मुझसे जुड़ना चाहो तो जो मेरा यूजर नेम है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।